क्या लिया था लास्ट प्रॉब्लम कल? Sir, greatest of three numbers. ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, ओके फाइन। सो ये जो डिसीजन वाले प्रॉब्लम्स है, ओके, हम लोग इन सभी प्रॉब्लम्स को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले आते हैं नॉर्मल प्रॉब्लम्स, दूसरे आएंगे आपके स्लैब वाले प्रॉब्लम्स, एंड तीसरे जो आएंगे मेनू वाले प्रॉब्लम्स। ओके, जनरली ये तीन प्रॉब्लम्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। सो हम लोगों ने कल नॉर्मल वाले कुछ प्रॉब्लम्स स्टडी किए थे। जैसे नॉर्मल वाले प्रॉब्लम्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे इवन ऑड स्टडी किया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्टडी किया होगा, लीप ईयर वाला लिया होगा। ओके, उसके बाद में इसी में जो है बस नंबर है कि नहीं ये स्टडी किया होगा। और क्या लिए थे प्रॉब्लम्स? मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स लिया होगा, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स लिया होगा। उसके बाद में और कौन से लिए थे प्रॉब्लम्स? Duck और number. कुछ लिए थे क्या? मेरे ख्याल से पैलिंड्रोम है कि नहीं, ऐसा कुछ लिया था क्या? 3 Yes, डिजिट sir. नंबर, 3 डिजिट नंबर पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं? Yes, sir. ये सुनो। सो Yes, ऐसे sir. कुछ प्रॉब्लम्स और लिए थे। सो ये सब नॉर्मल वाली कैटेगरी में। आज भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स नॉर्मल वाली कैटेगरी के लेंगे, एंड फिर अगर टाइम मिला तो हम लोग स्लैब वाली कैटेगरी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स जंप ऑन टू सम मोर प्रॉब्लम्स। ओके, राइट अ प्रोग्राम। Okay, sir. Write a program to check whether the given triangle is equilateral triangle, comma isosceles triangle or a scalene triangle. So आपको तीन साइड्स दिए जाएंगे ट्रायंगल के, ओके, ए बी सी, एंड आपको ये बताना है कि whether it is an equilateral triangle, isosceles triangle or a scalene triangle. So SOP, enter the three sides A, B and C. तीनों स्कैन कर लेंगे यूजर से। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो अब इसके लिए कंडीशन क्या आएगी? कंडीशंस क्या क्या आएंगे? इक्विलैटरल के लिए, आइसोसेलेस के लिए एंड स्केलिन के लिए कंडीशंस क्या क्या आएंगे? Sir, in equilateral, all the sides are equal. हाँ, सो अब ये तो हो गया theoretical way of defining an equilateral triangle. Can you tell me the programming condition for the same, Sebastian? Sir, if A is equal to B and B is equal to C, therefore So system dot println, it is an equilateral triangle. good. So SOP, it is an equilateral triangle. ठीक है? Yes, that's correct. पहला वाला condition. So अगर A equal to B and B equal to C है तो इसका मतलब तीनों साइड सेम है, तो इसका मतलब it is an equilateral triangle. Good. Next. Sir, if A is not equal to B and B not equal to C, therefore it is scalable. ये भी चलेगा। If A is not equal to B, okay, and क्या कहा आदित्य? Sir, B not equal to C. B not equal to C, okay, अगर ऐसा है तो it is a scalene triangle. ये करेक्ट है क्या कंडीशन आदित्य? ये कंडीशन करेक्ट है क्या स्केलिंग ट्रायंगल के लिए? Yes, sir. SOP, it is a scalene triangle. करेक्ट है क्या ईशान? पार्थ, is it a correct condition? Yes, sir. करेक्ट है। देखो आपने दो कंडीशंस लिखी है, A और B। Yes, sir. What about A and C? अगर A and Yes, C sir. सेम हो गया A तो and C same है तो wrong है, आदित्य? Sir, wrong है sir. Sir, one more step. So in that case you need to write down one more condition, and A is not equal to C. Yes, So sir. it is a scalene triangle. समझा क्या? Yes, sir. Yes, तीनों sir. साइड सेम नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए तीनों कंडीशंस आएंगी। एंड आइसोसेलेस के लिए क्या कंडीशन आएगी? ईशा, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्या होता है ईशा? देवश्री, धनश्री, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्या होता है? Sir, when two sides are equal of a triangle. टू साइड्स आर इक्वल। सो टू साइड्स आर इक्वल, तो फिर क्या कंडीशन आएगी देवश्री?
either a equal to A b होना equals to चाहिए equal to B and और A B equal to equals. C. and नहीं और आएगा देवश्री, और आएगा ना? Okay, yes, sir. हाँ, a equal to C. और b equal to c. अगर B तीनों equal में से to एक C. भी true है तो it is what? It is an isosceles Isosceles triangle. बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, ये कोड सही है क्या गलत है? जो लिखा है बोर्ड पे वो कोड सही है कि गलत है? Anybody सही has है। any objection on this code? So the second if statement SOP the brackets are not closed. ना वो सिंटैक्टिकल ठीक है, उतना पार्ट को मतलब मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ओके, कि आप लोग लिख लोगे। आई एम लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ आदित्य, लॉजिकली इस कोड में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ईशान, कोड सही है कि कुछ प्रॉब्लम है? So only if is there, Sir, there should be else. If Aditya, is it necessary to use if else? For me, Sir, depends on the condition. अभी यहाँ पे जरूरी है क्या? आई कैन यूज विदाउट इट ऑल्सो ना? निधि से इसकी फर्स्ट कंडीशन में a इक्वल टू सी भी आना चाहिए। देखो निधि, अगर a और b सेम है एंड b एंड c सेम है तो ऑटोमेटिकली a एंड c सेम है, सो नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? ओके Yes, sir. निधि, नेक्स्ट ईशान। 1 minute, sir. Thinking. पार्थ, सर क्या करेक्ट है। गड़बड़ है इस प्रोग्राम में? मतलब मैं इतनी बार पूछ रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। गौरेश, कुछ गड़बड़ क्लिक हो रहा है क्या? क्या गड़बड़ है इस प्रोग्राम में? सर सोच रहा हूँ। यस आदित्य, आप कुछ बोल रहे थे, उगले, आदित्य उगले। Thinking, sir. देखो ऐसा है कि इफ एल्स कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? सपोज फॉर एन एग्जांपल इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 5 5 एंड 5, तो देखो क्या होता है। सो इज a इक्वल टू b? यस। एंड इज b इक्वल टू c? यस। सो मैसेज आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिंस हम लोगों ने अलग अलग इफ लिखे हैं तो इवन इफ ये स्टैंप लग चुका है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, स्टिल हम लोग आगे वाले इफ चेक करने के लिए जाने वाले हैं। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सिंस वी आर नॉट यूजिंग इफ एल्स तो आगे वाले इफ चेक Yes, होने sir. के लिए जाने वाले हैं। अब आगे वाले इफ में हम लोग पहुंचते हैं, इज 5 नॉट इक्वल टू 5? अरे ये तो फॉल्स है। ओके, अगर एंड ऑपरेटर है और पहला कंडीशन फॉल्स है तो आगे जाने की जरूरत नहीं, ओवरऑल आंसर फॉल्स है। बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये वाले इफ में आ गए, इज 5 इक्वल टू 5? यस। ओके, एंड और ऑपरेटर कहता है अगर ये ट्रू है तो आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ओवरऑल आंसर ट्रू आने वाला है, तो इट विल प्रिंट आइसोसेलेस ट्रायंगल। दैट Yes, मींस sir. इट विल प्रिंट इक्विलैटरल एज वेल एज आइसोसेलेस। समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. LCM Yes, sir. देना, sir. गेटिंग इट? सो इट विल प्रिंट इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस, दोनों की चीज प्रिंट करेगा, जो कि गलत है। जो कि Yes, गलत है, sir. अगर तीनों साइड सेम है तो इट शुड बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल के केस में वो इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस दोनों प्रिंट करेगा। स्केलिंग और आइसोसेलेस के केस में आंसर करेक्ट आता है, लेकिन इक्विलैटरल के केस में आंसर गलत आ रहा है। सो अब क्या करें? सर मैं Else if, sir. Sir, else if. Sir, else if. else if इस तरह से। इज दैट क्लियर? ऐसा Yes, लिखना sir. होगा तब जाके वो वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। ओके, सो अगर ये इक्विलैटरल है तो मुझे आगे की कंडीशन जाना ही नहीं चेक करने के लिए, और इसीलिए जो है एल्स यूज करना चाहिए इस केस में। वो कंपल्शन नहीं है लेकिन इसीलिए यूज करना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो थोड़ा सा केयरफुली लिखना है, ओके, कोड, वरना जो है यू कैन गेट मल्टीपल आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि थ्योरेटिकल पेपर में आप लोगों के पास चांस नहीं है ये चेक करने का कि आपका कोड करेक्ट है कि नहीं। इज दैट क्लियर? और इसीलिए प्रॉपर होना बहुत जरूरी है डायरेक्टली। प्रैक्टिकल है तो अगर आप आंसर गलत आ गया तो आप लोग चेंजेस कर सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम में। थ्योरी पेपर में तो वो भी नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, नहीं क्लिक होना जरूरी है वो चीज। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, राइट अ प्रोग्राम
to check whether the given three numbers, constitutes a Pythagoras triplet. To check whether the given three numbers constitutes the Pythagoras triplet. I hope so. Pythagoras triplet क्या होता है पता है? हाँ सर. क्या होता है? Can you give some example of Pythagoras triplet? 5, 4, 3. Sir, 5, 4, 3. हाँ, good. 3, 4, 5. ये तीन numbers Pythagoras triplet. 5, 12, 13. So hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. बराबर ना? Yes sir. Yes, sir. So ये रब करो, ये लिखा है सब लोगों ने? Yes, Yes sir. sir. Written. नेक्स्ट क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये ए बी सी पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? Sir, A into A is equals to B into B plus C into C. If A into A is equal to B into B plus C Plus into C into C. बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. So they constitute a Pythagoras triplet. But यहाँ पे मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि A is hypotenuse. मैंने कहा है क्या ये प्रॉब्लम डेफिनेशन में? No, sir. No, sir. Sir, No or sir. We can also Or be be reduced. sir, Yes sir. yes, sir. Mat dot mat. It can also be hypotenuse. Yes or no, Aditya? Yes, sir. हाँ, so अब क्या करें? तो Sir, इसका or A is sir, greater or than B भी ले into सकते B, हैं. so sir, B or B or into B B into B equal to A into A plus C into C, good or C into C Hmm. equal to A into A plus B into B. B into B. Okay. Though then in that case it's a Pythagoras Pythagoras triplet. triplet. Else SOP not a Pythagoras. समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. So Yes, that would be the condition. ध्यान रखना. ओके. ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम फाइंड करने के बाद में जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैक्सिमम तो मिल गया. ये इनिशियली तो ये सोचते हैं कि मैक्सिमम मिल जाएगा मतलब वो हाइपोटेनस रहेगा, फिर हम लोग कंडीशन लिख लेंगे. लेकिन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. रिमेंबर दिस थिंग. मैक्सिमम फाइंड करने के बाद में देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. ओके, क्या प्रॉब्लम होगा देखते हैं. ये लिखा गया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. सो मैक्सिमम फाइंड करना जो है, क्या करते हैं बच्चे मैक्सिमम इनिशियली ओके कि मैक्सिमम फाइंड करते हैं. हाउ? मैक्स इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क a कोलन b, m इज इक्वल टू m ग्रेटर देन c, क्वेश्चन मार्क m कोलन c. याद है ना ये? Yes, Yes, sir. sir. सो मैक्सिमम मिल गया. अब क्वेश्चन आता है कि मैक्स क्या है, a है कि b है कि c है, एंड फिर यहाँ पे आके अटक जाते हैं और फिर जो है कंफ्यूजन्स बढ़ते जाते हैं और फिर पैनिक मोड में आके प्रॉब्लम छोड़ देते हैं. तो रिमेंबर मैक्सिमम जो है वैल्यू मिल गया, लेकिन वो मैक्सिमम a था कि b था कि c था ये पता नहीं चल रहा है. तो अगर आप मैक्सिमम कर भी लेते हो तो आपका इसके आगे का कोड ऐसे होगा if n equal to a. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब a बड़ा है and a into a is equal to b into b plus c into c. अब जाके अगर ऐसा होगा तो इट इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट ना? Yes, sir. Yes, इसके sir. साथ Yes, sir. में, लेकिन इसके साथ में और फिर आएगा n M equal to B. एंड फिर b into b equal to सोचो a into a plus c into c, फिर से m equal to c. तो बेटर नहीं था कि पिछला कोड? Yes, sir. Yes sir. तो पहला वाला कोड अच्छा. ठीक है ना? लेकिन अगर पैनिक मोड में अगर मतलब कोई गलत रास्ता सिलेक्ट कर लेते हो तो इन दैट केस डरो मत. ओके, तो 2-3 स्टेप्स के बाद में अटक गए ना तो फिर से जीरो से सोचो, कोई टेंशन नहीं है. इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स मोर. तो बस उतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है. सो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ही छोड़ देना है, और ऐसा भी नहीं हुआ कि हम लोग बना ही नहीं पाए प्रोग्राम. ठीक है, कोड थोड़ा बड़ा बना लेकिन प्रोग्राम तो बना ना? Yes, sir. Yes, sir.
सो याद रखना ये चीज. आई होप सो इट्स क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Write a program to check whether the first number lies between the next two. Write a program to check whether the first number lies between the next two. मतलब A, B and C तीन वैल्यूज यूजर से ले ली हम लोगों ने, एंड आपको ये चेक करना है कि A, B और C के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है. ये लिया था क्या कल प्रोग्राम हम लोगों ने? Sir, No, can sir. you repeat the program? Write a program to read three numbers and check whether the first number lies between the next two. A, B and C के बीच में लाई करता है क्या? Say for example अगर मैं देता हूं कि 4, 3, 5, चेक करो 4, 3 and 5 के बीच में लाई करता है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so मैसेज आना चाहिए yes, A lies between B and C ऐसे. Okay, I can even give 4, 5, 3. Still 4 lies between 5 and 3 है ना? Yes, sir. So मैसेज yes आना चाहिए still. Okay, so कोड बना कैसे आएगा? कैसे आएगा? कंडीशन शिवांजलि कैसे आएगा? गौरेश कैसे चेक करोगे कि A, B and C के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है? मंथन Sir, A is small than B and A is greater than C, or A is small than C and A is greater than B. good. So if A is greater than B and A is less than C, बराबर है ना? B से Yes. बड़ा है, C से छोटा है, इसका मतलब B और C के बीच Yes, में sir. लाई करता है. Okay, और A is greater than C and A is less than B, बराबर यही बोल रहे थे ना गौरीश? Yes, sir. Then SOP, A lies between B and C, else SOP, A does not lie between B and C. समझा क्या? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Everybody, girls, Sharanya, Yes, Ananya, is it clear? नो सर, एक बार फिर से बताओ ना. देखो ऐसा है कि जो है you have three numbers A, B and C, बराबर है? अब A जो है B और C के बीच में मतलब यहाँ पे लाई करता है, ओके? तो इसका मतलब there are two possibilities कि A जो है B से बड़ा है, बराबर है क्या? B से बड़ा है ना? Yes, sir. एंड A C से छोटा है, C के पहले आ रहा है, B से आगे और C से पहले, तो इसका मतलब A B और C के बीच में लाई करता है, बराबर है क्या? यस और नो अनिशा? यस सर. हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि A जो है C और B के बीच में लाई कर सकता है ना, मतलब C छोटा है और B बड़ा है, तो ऐसे केस में हमारी कंडीशन क्या होगी? A is greater than C, C से बड़ा है A and A is less than B, B से छोटा है. यस सर. तो मैंने दोनों केसेस चेक किए, अगर ये दोनों ट्रू है तो भी A lies between B and C, या फिर ये दोनों ट्रू है तो भी A lies between B and C. ठीक है ना? यस सर. So that would be the code. Okay. So next, write a program to read two numbers. Write a program to read two numbers and print them in sorted order. Program to read two numbers and print them in sorted order. Question समझा क्या? Sir, Sir, can you repeat sorted the order question? मतलब? Sir, Can repeat you it, sir, explain please. what will be sorted? Sorted order मतलब क्या? ईशान, अगर मैं 4 and 3 देता हूं दो नंबर्स, तो सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? 3 4 होगा ना? 3 4. Before. अच्छा, ऐसे नहीं. ओके सर. असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है.
Okay, मैं sir. कोई भी सीक्वेंस में दूं नंबर, इवन अगर मैं 3 4 देता तो आउटपुट 3 4 ही आता। If I give 3 4 output should be 3 4, if I give 4 3 output should be 3 4। स्टिल सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है, दो नंबर यूजर से लेना है और उनको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है। समझा ना? Yes. Yes, sir. बोलो फटाफट प्रोग्राम बोलो, इजी वाला प्रोग्राम है ये, एकदम इजी वाला प्रोग्राम है। मंथन, धनश्री, Sir, can you repeat this question, sir? write a program to read two numbers and print them in ascending order। sorted order लिखो या ascending order लिखो, समझा क्या? Yes, sir. कैसे करेंगे? एकदम इजी वाला प्रोग्राम है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर गर्ल्स। गरिमा, सर मतलब नंबर को अलग अलग प्रिंट करना है ना? हाँ, दो नंबर्स को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है। मैं डिजिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो नंबर। इफ आई गिव द टू नंबर्स एज 25 एंड 10, द आउटपुट शुड बी 10 एंड 25। असेंडिंग ऑर्डर है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, डन सर, बताओ क्या? Sir, बोलो पार। If A is greater than B, SOP space plus B plus space plus A, else space plus A। ए और बी की वैल्यू यूजर से स्कैन कर लिया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दैट मींस ए बड़ा है बी छोटा है, तो इन दैट केस क्या प्रिंट करोगे? बी प्लस स्पेस प्लस ए, बराबर ना पार? यस सर। एल्स else A plus space plus B. बराबर पार? यस सर। हाँ, व्हाट अबाउट इक्वल टू? शुड आई गिव इक्वल टू ओवर हियर? Sorry, sir. यहाँ पे इक्वल टू देना चाहिए क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कि सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए? Sir, it should be greater than equal to. Sir, अगर दोनों नंबर सेम आ जाते हैं, क्या क्या? So greater sir, equal to should be there. देना चाहिए। गौरेश, इक्वल टू देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए सर। नहीं देना चाहिए। सो देयर इज एन आर्गुमेंट, डिबेट होना चाहिए फिर अभी। सेबेस्टियन, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सिंपल है, दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं दोनों नंबर सेम देता हूं तो आउटपुट भी 5 5 ही रहने वाला है। अगर मैंने दोनों नंबर 5 5 दिए तो आउटपुट 5 5 ही रहने वाला है ना? Yes. Yes, sir. यस तो दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा, है ना? हाँ, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, सो Sir. करें अभी इस बात पे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. नो सर। पक्का? Yes, sir. सेम प्रॉब्लम करना है फिर से, लेकिन 3 नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। प्रोग्राम टू रीड 3 numbers and print them in ascending order। थ्री नंबर्स यूजर से ले लेंगे, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। सेबेस्टियन, If A is greater than B and A is greater than C, system out of println. डायरेक्ट एसओपी आ जाएगा क्या सेबेस्टियन? No, sir. सोचो कि हमारे पास 3 अगर नंबर्स है तो हमारे पास 6 सीक्वेंस है। आई हैव ए बी सी, ए सी बी, दोनों सीक्वेंस हो सकती है ना? Yes, sir. सो अगर ए Yes, sir. बड़ा है ये पता चल जाए तो सीक्वेंस नहीं मिल जाती तुरंत, बराबर है? सो इफ हाँ sir. is greater than B and A is greater than C, तो ये तो पता चल गया कि A बड़ा है। Yes, sir. हाँ, अब इसके Yes, बाद sir. में बचा कौन? B and C ना? तो अब इसके अंदर if B is greater than C, जैसे I'll make it less than साइन यूज करता हूँ क्योंकि मुझे जो है ascending order में करना है। तो so if A is less than B and A is less than C, can I say A सबसे छोटा है?
Yes, sir. एंड उसके बाद में Yes, अगर sir. b लेस देन c है तो इसका मतलब अब सीक्वेंस क्या हो गई हमारी? ABC. So ABC. गुड. SOP A प्लस स्पेस प्लस B प्लस स्पेस प्लस C. समझा क्या? और इसके एल्स पार्ट में क्या आएगा? A plus C plus B. A प्लस C आएगा ना? Yes, sir. A plus C plus B. समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? Yes, sir. Yes, गर्ल्स, sir. निधि Yes, समझा sir. क्या? निधि, सिया, इज इट क्लियर? A लेस देन B एंड A लेस देन C. इसका मतलब A सबसे छोटा है ना? सो सबसे पहले A को प्रिंट कर दिया. Yes, sir. अब बचा B एंड C. सो अब हम लोग चेक कर रहे हैं B लेस देन C है क्या? अगर हाँ तो इसका मतलब B पहले फिर C, एंड अगर ये फॉल्स है तो पहले C फिर B. So can you repeat the else part? ये एल्स पार्ट क्या होगा? अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? C छोटा है ना? Yes, sir. छोटा है. तो पहले C को प्रिंट करेंगे और फिर B को प्रिंट करेंगे. गेटिंग इट? Yes, sir. Sir. सर इसके Okay, LC अब- पार्ट भी आएगा ना? हाँ LC पार्ट भी आएगा ना सर इस प्रोग्राम हाँ. में? अब ये इफ खत्म हुआ, यही इफ और रिपीट होगा 2 बार. Yes, दूसरा sir. if B Else is if greater no, than sir. less than A and B is less than C. इसका मतलब B सबसे छोटा हुआ. अब इसके अंदर if A is less than C, so SOP हमारी सीक्वेंस होगी BAC, एंड BAC. else पार्ट में SOP हमारी सीक्वेंस क्या होगी? BCA. समझा क्या? BCA. Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही तीसरा if भी आ जाएगा. Yes, sir. तीसरा if क्या आएगा? If C less than A and C less than B, फिर अंदर जाके सर C सबसे छोटा, फिर A और B. If A is less than B, then CAB, else CBA. Yes, sir. Is it clear? थोड़ा सा बड़ा है प्रोग्राम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. I hope so. It's Yes. okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. रब करो. Yes, sir. गर्ल्स हाँ या ना तो बोलो कि समझा है नहीं समझा है. मैंने Yes, कल sir. भी कहा था. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव कुछ टॉपिक है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके. हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, सो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो 9th में भी आप लोगों ने सॉल्व किया था, याद है क्या? याद है क्या? सर कौन सा वाला? So what is quadratic equation? So if you have ax square plus bx plus c equal to 0, so ऐसे टाइप के इक्वेशंस को हम लोग quadratic equation कहते हैं ना? Yes, sir. बराबर है? Yes, sir. So Yes, this sir. is a quadratic equation. अब quadratic equation के रूट्स अगर फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, लेकिन उससे भी पहले वो उस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले एक कंडीशन दी गई है. ओके, और वो कंडीशन दी गई है b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर. बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? Sir, it is to find what type of root it is. हाँ, बट ये Yes, b sir. स्क्वायर माइनस 4ac को कुछ तो वर्ड दिया गया है ना आपके बुक के अंदर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्या? Discriminate. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो इट्स अ डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू. ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कहते हैं. ओके, सो पहली कंडीशन दी गई है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, सपोज दिस इज b, if b is less than 0 then there exist imaginary roots. Imaginary roots. Imaginary root. ओके, सो इफ b जो है is less than 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम है, that means it has imaginary roots. What do you mean by root? Okay, what do you mean by root? The root का मतलब होता है the value of x such that this equation is true, such that is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, so that उसको हम लोग root कहेंगे. So अगर b less than 0 है तो imaginary roots होते हैं. What do you mean by imaginary roots? So root जो है जिसमें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इन्वॉल्व है,
Yes, इसमें sir. क्या इन्वॉल्व है? स्क्वायर रूट Square root ऑफ of माइनस -1. वन। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऐसी कोई दुनिया में वैल्यू हो सकती है क्या? No, No, sir. sir. नहीं हो सकती। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं कहूं कि अगर ये 2 है, ऐसी दुनिया में वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दूं तो -1 आता है, और ये क्लियर है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। Yes, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सो ऐसे जो है इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब अगर b square minus 4ac is less than 0, तो there are imaginary roots. If b is equal to 0, then No. there exists only one root. Real and Only root. one Real. root. One root. Okay, and that root is given by minus b upon 2a, and that b root is given by the formula minus b upon 2a से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी कहता है कि if b is greater than 0, मतलब b square minus 4ac is greater than 0, in that case दो रूट्स लाई करते The हैं। roots are real. ओके, दो रूट्स लाई करते हैं, both are real, and दो रूट्स लाई करते हैं, and the roots are given by the formula minus b plus or minus square root of b square minus 4ac the whole upon 2a। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोगों का जो 4th या 5th या जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, दो टॉपिक है आप लोगों को। पहला टॉपिक है नॉर्मल प्रॉब्लम्स और दूसरा है वर्बल प्रॉब्लम्स। तो वो जो नॉर्मल वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा इतने इसके ऊपर लिखित है, पूरा टॉपिक इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर Yes, आपको sir. इतना समझ में आ गया, खत्म, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। उस टॉपिक के हर एक एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको इतना समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. ये समझा क्या? प्लस माइनस यहाँ पे दो रूट्स है, हाँ, पहला sir. रूट वुड बी माइनस बी प्लस दिस एंड दूसरा रूट वुड बी माइनस बी माइनस दिस। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. your problem definition is write a program to read the values of a, b and c from the user, to read a, b and c of a quadratic equation from the user, and check whether roots exist or not. If yes, print them, and if not, print a corresponding message. That means अगर imaginary root है तो मैसेज आना चाहिए imaginary root, अगर एक रूट है तो मैसेज आना चाहिए ओनली वन रूट, और वो जो रूट जो भी रहेगा वो कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। एंड इन केस अगर दो रूट्स है तो मैसेज आना चाहिए टू रूट्स, एंड फिर दोनों रूट्स प्रिंट करने। समझा क्या प्रॉब्लम डेफिनेशन? So please can you repeat the Yes, sir. Write a program to read the value of a, b and c of a quadratic equation. Write a program to read the values of a, b and c of a quadratic equation, and Yes, sir. print the roots if exists, and print the roots if exists. Else print corresponding message. Else print corresponding message. समझा क्या प्रॉब्लम डेफिनेशन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो ये आपकी थ्योरी थी उस प्रॉब्लम डेफिनेशन की, एंड उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम लिखना है। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहला काम क्या है? एसओपी एंटर द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी, तीनों वैल्यू यूजर से स्कैन कर लेंगे। Yes, sir. एवरीबॉडी इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट जॉब क्या है? Sir, D value find करेंगे sir. So D is equal to, can I say D into B minus Minus 4 into A into into C. C. बराबर है क्या? डिस्क्रिमिनेंट निकल गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या आएगा? पहला if पहला condition, sir. if D First is less than Less than 0. Zero. SOP imaginary so roots. then SOP Imaginary roots. Imaginary root. imaginary roots. मैसेज दे देना है ना सिर्फ। Yes, sir. ओके, दूसरा क्या आएगा? if Else if D equal to 0. equal to 0, Two. तो अब मैसेज देंगे SOP वन रूट, One root. ठीक है, एंड फिर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा?
माइनस बी Minus अपॉन B ब्रैकेट में 2 2 इंटू into ए, A. समझा क्या? ये Yes, sir. ब्रैकेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नहीं दोगे तो आउटपुट गलत होगा। ओके, ब्रैकेट Yes. देना ही है। ओके, SOP SOP रूट root इज इक्वल टू प्लस Plus root. रूट को फाइंड करके प्रिंट कर दिया। समझा क्या यहाँ तक सबको? Yes, sir. yes sir कोई प्रॉब्लम? No, sir. no sir No, sir. शिवांजलि, शरण्या, अनन्या, No. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब क्या आएगा? तीसरा इफ क्या आएगा शिवांजलि? If D is greater than 0. गुड, इफ d इज ग्रेटर देन 0। सो इसके अंदर SOP SOP 2 roots Roots. 2 root. 2 रूट्स। आगे R1 equal to रूट 1 इज इक्वल टू minus B माइनस बी plus प्लस math dot sqrt मैथ डॉट SQRT in bracket B into B इंटू ब्रैकेट डी लिख सकता हूँ क्या Yes. ईशान? yes sir Sir. हाँ, सो डी दिस होल ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट में क्या 2 into A बराबर है क्या? 2 into A. Yes, sir. yes sir हाँ, अगेन ब्रैकेट्स यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स जरूरी है, याद रखना। ओके, इवन ये वाले भी ब्रैकेट जरूरी है। yes. नेक्स्ट क्या आएगा? रूट 2 इज Root इक्वल टू 2 क्या आएगा? minus माइनस बी B माइनस minus सेम math dot थिंग, बराबर है? Yes, sir. फिर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ गया, एंड उसके बाद में SOP रूट 1 इज इक्वल टू प्लस रूट 1 एंड SOP रूट 2 इज इक्वल टू प्लस root रूट 2। गेटिंग इट? ये SOP ln Yes, दे sir. देना है। ओके, यहाँ पे सो इफ खत्म। सो दिस वुड बी द प्रोग्राम। yes sir Yes, sir. एनी डाउट्स यहाँ तक? No, sir. No, sir. श्योर? हाउ वी आर यूजिंग इफ, ये समझ में आ रहा है क्या? इफ को कैसे Yes, यूज sir. कर रहे हैं हम लोग? yes sir Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. जस्ट थिंक ओवर इट। No, जो sir. भी प्रॉब्लम्स दिए हैं इनमें से कोई भी प्रोग्राम अगर करके देखना है तो यू कैन टेल मी, हम लोग पीसी पे करके भी देख सकते हैं तुरंत। ये सब प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उनको आपको करके देखना है तो हम लोग करके भी देख सकते हैं इमीडिएटली। ओके, okay Yes, sir. sir. Okay, sir. so there can be many more programs जो कि Sir. इस तरह से। हाँ, सर वो D के उधर B into B minus 4 into A into C के उधर ब्रैकेट देना पड़ेगा क्या सर? देना पड़ेगा क्या ईशान? शुड वी गिव? ईशान यहाँ पे बोल रहे हो ना? यस सर हाँ, देना चाहिए क्या? यस सर मुझे लगता है देना चाहिए 4 into A into C के उधर। और नहीं दिया तो आंसर गलत हो जाएगा क्या? चेक करो, स्टार का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। Sir, there will be no difference. हाँ, there will be no difference. B into D पहले हो जाएगा, स्टार और Yes, sir. माइनस में झगड़ा हुआ, स्टार की प्रायोरिटी ज्यादा है तो B into B हो गया, बराबर है ईशान? यस सर अब ये तो सिंगल वैल्यू हो गई, अब झगड़ा माइनस और स्टार में तो क्या नहीं से ये स्टार परफॉर्म हो जाएगा। यस सर Yes, sir. अब माइनस और ये स्टार में झगड़ा तो क्या नहीं से दिस इनटू दिस हो जाएगा, यस सर एंड फाइनली दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू होगा ना। यस सर सो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है दिया। अगर आपको 1% भी कंफ्यूजन है एग्जाम में तो आप ब्रैकेट दे दिया करो। ओके, ओके सर डोंट कीप एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। ओके, जो करेक्ट है वो, तो अगर आपको लगता है ब्रैकेट नहीं दिया तो भी इस केस में करेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजन है दे दो। ओके, Yes, sir. ओके सर एनी अदर डाउट? No, sir. सो ये थे आपके कुछ प्रोग्राम्स जो कि इफ के ऊपर बेस्ड थे। ओके, सम ऑफ द प्रोग्राम्स जो कि था इफ के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स थे, नॉर्मल कंडीशंस थे ये। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी पे जंप करते हैं, दैट इज स्लैब वाले प्रॉब्लम्स। ओके, अब ये स्लैब वाले प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, बिकॉज लास्ट 10 इयर्स के जितने भी पेपर्स है हर पेपर में एटलीस्ट एक प्रॉब्लम आता है 8 या 10 मार्क्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब। ओके, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम तो एक्सपेक्टेड है ही। तो ये सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम है, जो 6 प्रोग्राम्स आते हैं ओके 15-15 मार्क्स के लिए, तो उसमें से सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम होता है स्लैब वाला प्रोग्राम।
ओके तो याद रखना कि ये स्लैब वाला जो प्रोग्राम है ये गलत नहीं होना चाहिए। ओके लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। स्लैब वाले प्रॉब्लम्स मतलब क्या, जहां पे रेंज दी जाती है और हर रेंज के लिए कुछ ना कुछ जॉब दिया गया है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग स्लैब वाले प्रॉब्लम्स कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको कहा जाता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 75% है तो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन प्रिंट होना चाहिए। अगर 60 से लेके 75 के बीच में परसेंटेज है तो फर्स्ट क्लास प्रिंट होना चाहिए। ओके 55 टू 60% है तो हायर सेकंड क्लास प्रिंट होना चाहिए। अगर 45 से लेके 55 तक है तो लोअर सेकंड क्लास, 40 टू 45 है तो पास क्लास एंड लेस देन 40 है तो फेल। इस तरह से ग्रेड आना चाहिए आपके मार्कशीट के ऊपर। ओके तो ऐसे केस में जो है देखो हर रेंज दी गई है और हर रेंज के साथ में कुछ ना कुछ एक्शन पार्ट दिया गया है एंड इस केस में एक्शन पार्ट इज जस्ट टू प्रिंट नथिंग एल्स। सिर्फ जो जिस किसी स्लैब में है रेंज में आप एग्जिस्ट करते हो लाई करते हो करस्पॉन्डिंगली आपको सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है। समझा क्या? तो ऐसे प्रॉब्लम जहां पे रेंज दिए जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्लैब वाले प्रॉब्लम्स। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को क्या कहेंगे? स्लैब वाले प्रॉब्लम्स। थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल 40 टू 55 है तो आप लिख सकते हो पास क्लास है। ओके ये सेकंड क्लास पास क्लास एंड फिर लेस देन 40 है तो फेल। सो एक मैंने स्लैब कम कर दिया जस्ट टू मेक द प्रॉब्लम अ बिट स्मॉलर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. समटाइम्स Yes, sir. रेंज के साथ में सिर्फ प्रिंट करने का काम नहीं होता है। समटाइम्स रेंज के साथ में आप लोगों को कुछ जॉब करने के लिए कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल्स वाला बंदा है, ओके सेल्स वाला पर्सन है, अगर उसने सेल्स ओके पूरे मंथ में जो सेल्स किया वो अगर उसे लेस देन 1 लाख रुपीस है, 1 लाख से कम सेल्स किया है तो उसको सिर्फ 2% कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? 2% कमीशन मिलेगा। 2% कमीशन। अगर उसने 1 लाख से लेके 3 लाख के बीच में सेल्स किया तो उसको 5% कमीशन मिलेगा। अगर उसने 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में सेल्स किया तो उसको जो है 7% कमीशन मिलेगा और ग्रेटर देन 5 लाख अगर उसने सेल किया है तो उसको 10% कमीशन मिलेगा। सो कितना कमीशन होता है ये कैलकुलेट करना है। तो इस बार अगेन कॉमन पार्ट है कि रेंज है, लेकिन अनकॉमन यहाँ पे हर रेंज के लिए कुछ फॉर्मूला बनाना है आपको। परसेंटेज कैलकुलेट करना है और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाना है। सो फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग था, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। सो इस तरह के प्रॉब्लम जहाँ पे ये रेंज इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है कि रेंज क्या होता है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम्स ओके समटाइम्स द फॉर्मूला जो है वो अलग अलग फैशन में हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मूला प्लेन परसेंटेज का फॉर्मूला है। समटाइम्स फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, से फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी से बुक इशू होता है और वो बुक 7 डेज के लिए इशू होता है, सिर्फ 1 वीक के लिए। अगर कोई 7 डेज के बाद में देता है तो उसके लिए चार्जेस पेनल्टी अप्लाई होती है। सो अगर जो है लेट फी बोलते हैं या लेट चार्जेस बोल सकते हो आप। अगर इन केस अगर आपके बुक जो है जो बुक दी है वो 5 डेज तक आपने दिया है, लेस देन इक्वल टू 5 डेज लेट दिया है, 7 डेज के ऊपर 5 डेज की बात हो रही है। ओके सो 5 डेज अगर आपने लेट दिया है तो आपका जो चार्ज होगा दैट इज 5 रुपीज। अप टू फर्स्ट 5 डेज द चार्जेस वुड बी 5 रुपीज। अगर आपने 6 से लेके 10 डेज लेट दिया है तो चार्जेस वुड बी 5 रुपीज प्लस 2 रुपी पर डे अबाउ 5 डेज। समझा क्या ये? Yes, sir. मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम डेफिनेशन कैसे हो गया? सपोज मैंने कोई बुक 8 डेज लेट दी है तो मुझे चार्जेस कितने पे करने हैं? तो पहले तो 5 रुपीज पे करना है प्लस 5 के ऊपर जितने दिन लेट दिया है मैंने क्या 8 डेज लेट दिया है तो 5 डेज के ऊपर कितने दिन और हो गए? 3 डेज और हो गए। सो प्लस 11 rupees. into 2 and that would be 11 rupees मुझे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। समझा क्या? Yes, sir. yes, sir. प्रॉब्लम डेफिनेशन समझा क्या? हाँ, sir. yes, sir. हाँ अगर मैं 10 से लेके 20 डेज
इतना लेट अगर करता हूं, ओके, 10 से लेके 20 डेज, तो इन दैट केस मुझे 15 रुपीज प्लस 3 रुपीज पर डे, ओके, अबव 10 डेज, इतने चार्जेस पे करने हैं, इतने चार्जेस पे करने हैं। मतलब क्या, अगर इन केस मैंने कोई बुक, ओके, कोई बुक 15 डेज के लेट दी है, तो मुझे चार्जेस कितना पे करने के लिए आएगा? तो मैं इस स्लैब में लाई करता हूं, तो इन दैट केस 15 रुपीज प्लस कितना, तो 10 के ऊपर जितने डेज है उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो प्लस क्या आएगा, 5 into 3 आएगा ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. 45. So accordingly, and if I give, okay, greater than 20 days, 20 days से ज्यादा लेट देता हूं, तो in that case, okay, I'll have to pay 50 rupees plus 5 rupees per day, above 20 days. So इस टाइप के प्रॉब्लम्स जहां पे बेसिक सिर्फ परसेंटेज नहीं है, तो जहां पे हम लोग जो है कितना डेज है उसके बेसिस पे फॉर्मूला बनाना है, तो such types of problems, again slabs involved है क्या? Yes. Yes, sir. ओके, अब ये लेट फी बुक की है पर डे के हिसाब से। सेम थिंग, सपोज एग्जाम खत्म हुई, गोवा चले गए ट्रिप के लिए, और वहां पे जो है मोटर बाइक आपने हायर की, ओके, तो सेम लॉजिक आ सकता है कि वन पर डे जो है 500 रुपीज, अगर आप 3 डेज से ज्यादा डेज लेना चाहते हो तो उसके बाद में पर डे 600 रुपीज, ऐसा हो सकता है। सो इसी फैशन से स्लैब्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सिमिलरली, सो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है जहां पे स्लैब्स इन्वॉल्व है, तो वील कॉल देम एज स्लैब वाले प्रॉब्लम्स। ओके, अब ये स्लैब वाले प्रॉब्लम्स बहुत और भी बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो होता है हमारे इंडिया का, तो उसके बेसिस पे, सो अगर मेरा एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख है, ओके, लेस देन इक्वल टू 2 लाख है, तो मुझे इनकम टैक्स जो भरने के लिए आता है वो आता है 0। 2 लाख से कम मेरा अगर एनुअल इनकम है तो मुझे इनकम टैक्स कितना भरने के लिए आएगा? लेस देन 0 आएगा, 0 आएगा। अगर मेरा एनुअल इनकम 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो 10% इनकम टैक्स भरने के लिए आता है। ओके, अगर 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 10%, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे अमाउंट का 10%। इज दैट क्लियर? 2 लाख के ऊपर जितना अमाउंट है उसका 10%, समझा क्या? Yes. Okay, sir. सो अगर मेरा जो है एनुअल इनकम 3 लाख रुपीज है तो मुझे कितना इनकम टैक्स भरने के लिए आएगा? Sir, 3%. 10% of 1 lakh. 10% ऑफ 1 लाख, ना कि 10% ऑफ 3 लाख। Yes, sir. 10% ऑफ 1 1 लाख, lakh. दैट इज 10,000। ओके, समझ में आया ना? Yes. 10% ऑफ एनुअल इनकम अबव 2 लाख। अगर मेरा एनुअल इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख है तो 20%। लेकिन अब ये 20% का कैलकुलेशन कैसे होता है ये समझो। ओके, और ये मैं एक्चुअली जैसे जो हो रहा है वो ही बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रॉब्लम डेफिनेशन सिर्फ फ्रेम करने के लिए फ्रेम नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल जैसे होता है वो बता रहा हूँ। सपोज मेरा एनुअल इनकम जो है 7 लाख है, तो मुझे कितना इनकम टैक्स भरने के लिए आएगा आपके हिसाब से? 2 lakh Sir, 10% of 3 lakh plus is 2% of 20% of 2 lakh. गुड। तो जब मैं 7 लाख में आता हूं तो मेरा एनुअल इनकम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 0 से 2, 2 से 5 एंड 5 से लेके 7। समझा क्या? Yes, तो sir. पहले Yes, sir. 2 लाख के लिए मुझे 0, ये Yes, 2 sir. से 5, ये जो 3 लाख है इसका 10% के हिसाब से 30,000 भरने के लिए आएगा, एंड फिर 5 के ऊपर जितना है दैट इज 2 लाख, उसका Yes, sir. 20% के हिसाब से 40K भरने के लिए आएगा। सो कुल मिला के मैं कितना इनकम टैक्स भरूंगा? 60,000. 70K। समझा क्या? 70,000. Yes, sir. yes sir. And if annual income exceeds 10 lakh, then 30%. So again, logic same रहने वाला है। अगर मेरा annual income suppose 12 lakhs है, तो मुझे कितना इनकम टैक्स भरने के लिए आएगा? Sir, So 10% of 3 lakh. कुल मिला के 12 लाख को 4 स्लैब्स में डिवाइड करेंगे, 0 to 2, 2 to 5, 2 to 5 to 10 and 10 to 12। 10 to 12. सो इसके लिए 0, ये 3 लाख के लिए 30,000, ये 5 लाख के लिए 20% के हिसाब से
1 लाख, समझा क्या? Yes. एंड ये 2 लाख जो है इसके लिए 30% के हिसाब से 60,000 एंड विच सेज 1,90,000, समझा क्या? Yes. Yes, sir. अगेन जो है स्लैब वाला प्रॉब्लम है, सिर्फ फॉर्मूला अलग अलग फैशन से बन रहा है, नथिंग एल्स. सो लेट्स प्रिपेयर द प्रोग्राम्स फॉर दीज स्लैब वाले प्रॉब्लम्स. दुनिया भर के स्लैब वाले प्रॉब्लम्स फ्रेम आउट किए जा सकते हैं, दुनिया भर के. ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर चेक करोगे आपके घर का, वो भी स्लैब वाले प्रॉब्लम, एक टाइप का स्लैब वाला प्रॉब्लम है. अगर आप आपके घर का वाटर बिल चेक करोगे, वो भी स्लैब वाला ही प्रॉब्लम है. सो दुनिया भर की जगह पे ये स्लैब वाले प्रॉब्लम्स जो है, अगर आप किसी मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पे भी वो लोग रेंज देते हैं 10,000 तक परचेस करो 5% डिस्काउंट, 10 से 20,000 तक का परचेस करो 8% डिस्काउंट, 20,000 से ज्यादा का परचेस करो 10% डिस्काउंट. तो इस तरह से वहां पे भी होता है. सो स्लैब वाले प्रॉब्लम्स हर जगह पे फ्रेम आउट किए जा सकते हैं. आई होप सो, मतलब ये कैटेगरी क्लियर है, स्लैब वाले प्रॉब्लम्स वाली कैटेगरी. Yes, sir. Yes, sir. So let's prepare the programs for these problems now. One by one start करते हैं. पहला वाला ये तो सिंपल वाला है, तो क्या करेंगे? SOP enter the परसेंटेज की वैल्यू यूजर से स्कैन करके हम लोगों ने, बराबर है? Yes, sir. अब Yes. क्या आएगा? If percentage is greater than equal to Greater than equal to 75, 75. then क्या? SOP distinction. Getting it? Yes. Yes, sir. दूसरा क्या आएगा? If percentage is greater than equal to 60 and percentage is less than 75, then SOP क्या? First class. First class. First class. And तीसरा if क्या आएगा? Percentage is greater than equal to 55 55. and percentage is less than Less 60, than 60. then SOP क्या? Super. हायर सेकेंड क्लास या फिर से class. सेकेंड क्लास. समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब इसमें जो फेमस मिस्टेक जो बच्चे करते हैं या जहाँ पे कंफ्यूजन रेज होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं. If it is greater than equal to 40 and percentage is less than 55, then SOP pass class. Okay? Else SOP fail. अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो मेजर प्रॉब्लम्स रेज आते हैं स्लैब वाले प्रॉब्लम्स में, वो समझते हैं. 2-3 ही छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहां पे कंफ्यूजन में रहते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. सबसे पहली चीज, जो इक्वल टू साइन है वो कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ यहाँ पे 75 दो जगह पे है, 60 दो जगह पे है, 55 दो जगह पे है, तो इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए? कहाँ पे होना चाहिए? कोई बताएगा मुझे कहाँ पे होना चाहिए? सर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से होना चाहिए. First starting point. सॉरी, फिर से बोलो एक बार. From the starting point. सर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से होना चाहिए स्लैब. जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे होना चाहिए? नहीं, जो है ये जो पॉइंट है इक्वल टू कहाँ होना चाहिए, तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया है. इसके लिए कितने क्राइटेरिया है? 2 क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया जो है कि अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्लियरली डिफाइंड है तो टेंशन ही नहीं है, जो प्रॉब्लम डेफिनेशन में डिफाइंड है वही कंसिडर करना चाहिए आपको. जैसे इस केस में मैंने देखो इक्वल टू 75 का डिस्टिंक्शन में डिफाइन किया है, तो ये स्ट्रिक्टली यहीं पे आएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है. लेकिन 60 के लिए मैंने डिफाइन ही नहीं किया है कि 60 यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा. गेटिंग इट? Yes, sir. तो ऐसे केस में जहां पे अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग इक्वल टू साइन कहां पे कंसीडर करेंगे? तो ऐसे केस में थोड़ा सा सेल्फिश बनना है, जहां पे आप लोगों का फायदा है वहां पे इक्वल टू साइन ले लेना है. समझा क्या? जहां पे आप लोगों का फायदा है. ओके, प्रॉफिट कहां पे? आप सोचो कि अगर आपको 60% आए तो आपको क्या पसंद आएगा? आपकी मार्कशीट पे फर्स्ट क्लास लिखा हुआ पसंद होगा कि हायर सेकेंड क्लास लिखा हुआ पसंद होगा? फर्स्ट क्लास. डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट क्लास एक्सपेक्ट करेंगे. 60 अगर आया तो कहाँ क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग? हमारी मार्कशीट पे फर्स्ट क्लास एक्सपेक्ट करेंगे. तो जहां पे आप लोगों का फायदा है, ओके, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे? इक्वल टू साइन डालोगे, ना कि जो पहले लिखा है वहां पे.
इज दैट क्लियर? समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ टैक्स भरने की बात आती है, तो जहां पे टैक्स भरने की बात आती है तो हमारा फायदा है कि नुकसान है, प्रॉफिट है कि लॉस है? तो टैक्स भरना है तो डेफिनेटली लॉस लॉस पार्ट ऑफ, मतलब हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि अरे ये तो सम सॉर्ट ऑफ लॉस जैसा चीज है। तो ऐसे केस में इक्वल टू जो है वो छोटे वाले स्लैब की तरफ जाएगा, याद रखना, जहां पे टैक्स कम भरने के लिए आता है उस स्लैब में इक्वल टू साइन जाएगा। गेटिंग इट? जहां पे डिस्काउंट मिलने की बात है तो डिस्काउंट ज्यादा मिला हुआ बेटर रहेगा आपके लिए कि कम मिला हुआ बेटर रहेगा आपके लिए? ज्यादा हमारे better, लिए sir. ज्यादा जो है डिस्काउंट ज्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा। तो डिस्काउंट वाले प्रॉब्लम में कहाँ आएगा इक्वल टू साइन? बड़े जहां में। पे ज्यादा है, डिस्काउंट ज्यादा परसेंटेज में जाता है वहां पे। हाँ सर. समझ में आ रहा है क्या? कहाँ पे Yes, जाएगा? Yes Yes, sir. Yes, sir. थिंक ऑफ योर प्रॉफिट। ओके, आपका प्रॉफिट कहाँ पे वो सोचो और उसके हिसाब से। सो अकॉर्डिंगली ओवर हियर इक्वल टू यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे। Yes, समझा sir. क्या? Yes, yes, sir. पहला पॉइंट क्लियर है? इक्वल टू कहाँ जाएगा? Yes, sir. Yes अब sir. दूसरा पॉइंट ये है जो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे ये एल्स पार्ट। ये एल्स पार्ट नहीं आएगा अगर आप हर एक स्लैब के लिए अलग अलग इफ लिख रहे हो तो इस तरह से, तो इन दैट केस ये एल्स लिखना गलत होगा, रॉन्ग होगा। इज दैट केस? ये रॉन्ग है, मैंने जो एल्स यहाँ पे लिखा है। अगर आप अलग अलग इफ लिख रहे हो तो स्ट्रिक्टली लास्ट केस के लिए भी आपको इफ ही लिखना है। अगर आप एल्स लिखोगे तो रॉन्ग। समझा क्या? अगर आप अलग अलग इन केस आप इफ ऐसे लिख रहे हो तो हाँ, इन दैट केस लास्ट केस के लिए आप एल्स लिख सकते हो, अगर इफ एल्स इफ यूज कर रहे हो तो। समझा क्या? yes, Yes, sir. ये पॉइंट समझा है सबको? अगर आप अलग अलग इफ लिख रहे हो, इफ एल्स इफ नहीं यूज कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट If- केस में इफ if- ही लिखना है अगर अलग अलग इफ लिख रहे हो तो। एंड अगर आप इफ एल्स इफ यूज करते हो तो लास्ट केस के लिए आप एल्स यूज कर सकते हो। समझा क्या ये पॉइंट? yes, Yes sir. एनी डाउट्स No, sir. sir. No, No, sir. sir. गर्ल्स? Yes, sir, understood. No doubts. ओके, सो ये प्रोग्राम समझा गया? ये हाँ सर, Yes, sir. लिख लिया ये प्रोग्राम? हाँ सर, Yes, sir. Yes. लेट्स जंप ऑन टू द सेकंड प्रोग्राम देन। क्या है ये सेकंड प्रोग्राम? सेल्स एंड उसके बेसिस पे कमीशन कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर इट। सो सबसे पहले क्या करेंगे? यूजर से सेल्स स्कैन कर लेंगे। सो यूजर से सेल्स इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट या डबल ले सकते हो। सो सेल्स दे दिया। अब क्या है? पहला, अगर 10 लाख के नीचे है सेल्स तो 2% कमीशन देना है। सो व्हाट विल डू इज, इफ क्या आएगा ये? इफ सेल्स इज लेस देन 10 लाख। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? अब हम लोग कमीशन देने की बात कर रहे हैं, तो इक्वल टू लोअर स्लैब में आना चाहिए। सो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू। इज दैट क्लियर? लेने की बात होती तो हम लोग नीचे वाले स्लैब में जा देते थे। इज दैट क्लियर? 1 लाख, इट इज नॉट 10 लाख, सो 1 लाख। सो इफ सेल्स इज लेस देन इक्वल टू 1 लाख, ओके, देन क्या आएगा? Commission is equal to is equal to 0.02 sales into 0. float 0.02। याद रखना कि अगर आप ये सेल्स, ये कमीशन, ये वेरिएबल्स डबल टाइप का ले रहे हो तो ये फ्लोट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आप फ्लोट टाइप का ले रहे हो तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग आएगा, फ्लोट आएगा। समझा क्या? yes sir, Yes, sir. जस्ट अ मोमेंट, बी बैक। सो ये समझा क्या फॉर्मूला? yes sir, एवरीबॉडी? आदित्य गुप्ता? Sir, can we write a float before commission? क्या क्या? Sir, can we write float before commission? Float commission is equals to. यहाँ पे ना? Yes sir. हाँ हाँ लिख सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. ओके, नेक्स्ट इफ क्या आएगा? इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 1 लाख and sales is less than equal to 3 lakhs, then in that case commission is equal to sales into float 0.05. समझा ना ये? Yes, sir. आ जाएगा आगे? हाँ sir. इफ आ जाएंगे दोनों इफ आगे के? yes sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ईशा, रेणुका, समझ में? निधि, आ जाएगा आगे? Yes, sir. एंड फिर सब एक होने के बाद में प्रिंट कर देना है, सेल्स को भी और कमीशन को भी, दोनों चीजों को प्रिंट कर देंगे. सो सेकेंड प्रॉब्लम फॉर स्लैब. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेट फी वाला प्रॉब्लम. अब इन दोनों प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, सेकेंड प्रॉब्लम वुड बी योर होमवर्क. कौन सा मैंने सॉल्व करना चाहिए, कौन सा होमवर्क चाहिए चाहते हो आप इन दोनों में से? Which one should I solve and which one आप लोग होमवर्क के लिए सॉल्व करना चाहोगे? सर होमवर्क के लिए वो टैक्स वाला करेंगे सर. क्या Yes, क्या? sir. टैक्स वाला The सर. tax income tax. This would be homework. Yes. sir. Okay, so let's solve this problem then. Late fee वाला problem. So क्या करेंगे? SOP enter days late. कितने days late दिया है ये यूजर से पूछेंगे सबसे पहले. क्या आएगा पहला? if क्या आएगा? if days is less than equal to 5, charges is equal to 5. 5. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रुपीस लिखते हैं. कोडिंग के वक्त यूनिट नहीं लिखना है, प्रिंटिंग के वक्त सिर्फ यूनिट प्रिंट करना है. समझा क्या? yes sir. ओके, नेक्स्ट दूसरा इफ क्या आएगा? इफ डेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड डेज इज लेस देन इक्वल टू 10. ओके, देन चार्जेस इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 रुपीज प्लस क्या? 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय डेज Yes. माइनस 5. 5. समझा गया? ये डेज माइनस 5 क्यों किया है? yes रुपीज sir. पर डे अबव 5 Yes, डेज. sir. 5 दिन के ऊपर जितने दिन हुए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो डेज माइनस 5. इज दिस क्लियर गर्ल्स, एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्लियर है ना? डेज माइनस 5 क्यों किया? अनन्या बोलोगे नेक्स्ट इफ क्या आएगा? नेक्स्ट इफ क्या आएगा अनन्या? गरिमा? नेक्स्ट इफ क्या आएगा अनन्या? नहीं पता सर. ये आपके सामने ये 6 to 10 के लिए अगर ऐसा इफ है तो 10 to 20 के लिए कैसा इफ आएगा? sir can I say? जस्ट अ मोमेंट ईशान. अनन्या, अगर 6 to 10 के लिए मैंने ऐसा इफ लिखा है तो 10 to 20 के लिए कैसा आएगा अनन्या? नहीं समझा सर मुझे. अगर ये जो है ये आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन है, ये क्या लिखा है पढ़ो एक बार. लेस देन इक्वल टू 5 डेज लिखा है ना? हाँ. कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, लेस देन इक्वल टू 5 डेज लिखा है तो उसके लिए if कैसे लिखा हम लोगों ने? इफ डेज लेस देन इक्वल टू 5. बराबर है क्या? हाँ. हाँ, उसके बाद में अगर 6 to 10 डेज है तो इसके लिए if कैसे लिखा हम लोगों ने? इफ डेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड डेज इज लेस देन इक्वल टू 10. बराबर है क्या? हाँ. ये समझा क्या? इफ कैसे? इसको पढ़ो इफ को. इफ डेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड डेज इज लेस देन इक्वल टू 10. बराबर है क्या? इज इट क्लियर अनन्या? हाँ. हाँ. Yes, sir. अब सिमिलर फैशन से इसके लिए कैसे आएगा? इफ 11 to 20 के लिए
days less than equals to 11. हाँ, if days less than आएगा कि greater than आएगा? Greater than. ग्रेटर देन आएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 11 से 20 मतलब 11 से बड़ा, सो 11 से बड़ा है ना डेज। हाँ हाँ, एंड क्या आएगा? एंड क्या आएगा? 20 से छोटा है ना? हाँ days greater than equals to minus लेस देन इक्वल टू 20 ना, 11 से बड़ा एंड 20 से छोटा ना, छोटा मतलब लेस देन इक्वल टू ना। yes sir. समझा क्या अभी? ये समझा हाँ क्या सर, एक बार अनन्या? फिर से एक्सप्लेन करो एक बार। देखो 11 और 20 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं ये चेक करना है, मतलब 11 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो 11 से बड़ा कैसे लिखेंगे? days greater than equal to 11, बराबर है क्या? आप एक तो ऐसे लिख सकते हो days greater than equal to 11 इस कंडीशन को, या फिर आप 11 less than equal to days ऐसे भी लिख सकते हो। समझा क्या? एक ही हाँ, बात है ना, सर। ये दोनों सेम है। ओके, एंड दूसरा पार्ट क्या है? 20 से छोटा होना चाहिए, बराबर है ना? ये सुनो, yes sir. 20 से छोटा होना चाहिए। सो 20 से छोटा, इस चीज को लिखेंगे कैसे? डेज लेस देन इक्वल टू 20 ऐसे लिखेंगे ना। हाँ समझा क्या अभी ये कंडीशन? yes sir. अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों एंड है ना बीच में, तो ये और ये दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब डेज की वैल्यू 11 और 20 के बीच में लाई करती है। 11 कोई वैल्यू अगर 11 से बड़ी है और 20 से छोटी है, तो इसका मतलब वो 11 और 20 के बीच में लाई करती है ना। yes sir. समझा क्या ये? हाँ हाँ, अब अगर ऐसा है कि वो 11 और 20 के बीच में लाई करता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? चार्जेस कितना है ऐसे केस में? 15 रुपीज प्लस क्या है? पढ़ो इसको अनन्या, 3 rupees per day. आप पूरा पढ़ो। 3 rupees per day above 10 days. हाँ, 10 डेज के ऊपर जितना है उतने डेज को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ सो अगर सपोज 14 है, तो कौन सी वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे? ये जो 14 है, ये 10 डेज के ऊपर कितना हुआ? हाउ मच इज 14 ग्रेटर देन 10 अनन्या? 4 ना। सो हाउ Yes, डिड यू sir. कैलकुलेट दिस 4? ये 4 कैसे कैलकुलेट किया? -10 करके 10 ना। minus हाँ सो आप क्या करोगे? यहाँ पे भी सेम चीज करोगे, डेज -10 करोगे एंड उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3. समझा क्या ये फॉर्मूला? yes sir. हाँ, अभी नेक्स्ट इसके लिए फॉर्मूला बताओ। इफ इसके लिए तो एक ही कंडीशन है, दो कंडीशन है ही नहीं, सो क्या बनेगा? डेज ग्रेटर Greater देन than इक्वल टू equals to 21। 21. हाँ, सो चार्जेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा? पढ़ो अनन्या। 50 plus 5 rupees per day above 20 days. हाँ, सो 5 रुपीज पर डे अबाउट 20 डेज। 20 के ऊपर जितने दिन है उनको उसको 5 से Days मल्टीप्लाई minus करना। 30. सो क्या आएगा? डेज minus 30. 30 कैसे? 20 ना। सर फिर 50 minus 20 हुआ ना? ना, ये 50 तो फिक्स चार्ज है, 50 रुपीज ये फिक्स चार्ज है। प्लस क्या कहा गया? ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। हम लोगों ने ये 50 माइनस 20 नहीं किया है या 50 माइनस 30 नहीं किया है। इज दैट क्लियर? ये जो 10 था वो सब्ट्रैक्ट किया ना हम लोगों ने यहाँ पे। हाँ तो वैसे यहाँ पे 20 है तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना डेज में से। जितने भी डेज 20 के ऊपर है, सपोज इफ इट इज 27 डेज, तो 27 डेज 20 के ऊपर कितना हुआ? 7 days. 7 ना।
Yes. और उस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 35 प्लस 50 रुपीज फिक्स चार्ज हो गया। ओके, 50 प्लस 35 कुल मिला के 85 रुपीज हो जाएगा ना। So days minus 20 into 5. This is how we calculate it. समझा क्या? हाँ सर। और ये कंडीशन सर वो 50 मतलब फिक्स चार्ज है ना सर, मतलब? हाँ, ये 50 फिक्स चार्ज है ना, ये 50 फिक्स्ड चार्ज। सिंस आप 20 डेज से ज्यादा लेट दे रहे हो, तो पहले 20 डेज के लिए 50 रुपीज फिक्स चार्ज हो गया, और अब 20 के ऊपर जितना दिन लेट दोगे उसके लिए 5 रुपीज पर डे हो गया ना, ऐसे हो गया ना इसका मीनिंग। तो मतलब 21, अब 21 डेज हो गया तो 50 ऐसा है क्या सर? 50 प्लस 5 into 1। ओके सर। 21 अगर डेज है तो 20 के ऊपर कितने दिन हुए हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया ना हम लोगों ने, 20 और 1। ये 20 डेज के लिए 50 रुपीज फिक्स, और ये 1 के लिए 5 रुपीज पर डे के हिसाब से एक दिन का 5, सो टोटल चार्जेस 55। यस सर। समझा क्या? Yes sir. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। ये कंडीशन कैसे डिजाइन कर रहे हैं समझ में आ रहा है क्या? स्लैब के हिसाब से एक कैसे बन रहे हैं? अनन्या, Yes sir. इज इट क्लियर? Yes. बाकी लोग, शरण्या, शिवांजलि, इज इट क्लियर? Yes sir, clear. सो फाइन, ये प्रोग्राम जो है घर पे दोबारा डिजाइन करने की कोशिश करो। दिस वुड बी योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, ये प्रोग्राम बनाओगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग वो प्रोग्राम करके भी देखेंगे, प्लस कुछ और प्रोग्राम्स हम लोग स्लैब वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, जिन लोगों को अभी भी डिफिकल्टी है तो ये एक तो घर पे खुद समझने की कोशिश करो, रिलेट करके। ओके, प्रॉब्लम के साथ में रिलेट करके कि इफ कैसे बने हुए हैं। स्टिल नहीं समझ में आ रहा है, पूछो। इज दैट क्लियर? हम लोग और प्रॉब्लम ले सकते हैं, बट आई डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस एनी मार्क फॉर दिस स्लैब वाले प्रॉब्लम। अगर यहीं पे गाड़ी अटक रही है तो ये समझ लो कि आगे बहुत टफ है। ये तो सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम्स है स्लैब वाले प्रॉब्लम। सो अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो यू कैन आस्क। ओके, Yes sir. फाइन। Yes.